under standard marginal costing. एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम क्वेश्चन में रेडली बताया उसने कि एक्चुअल भी और बजटेड भी दोनों 10,500 ही हैं। तो जनाब एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम 10,500। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसके लिए एक वर्किंग हम बनाते हैं। वर्किंग वन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा? आप स्टैंडर्ड सेल प्राइस लेंगे जो कि आपकी 2,000 रुपए, इसमें से लेस करेंगे आप स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट एक डायरेक्ट मटेरियल, ये भी वेरिएबल 790, दूसरी डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल है 450, तीसरी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब हमें वेरिएबल ओवरहेड्स तो गिवन नहीं है, हमें फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है। फिक्स एंड वेरिएबल टोटल ओवरहेड गिवन है, तो टोटल ओवरहेड में से अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दें, ये टोटल ओवरहेड गिवन है, इसमें से अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दें तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड की फिगर आ जाएगी। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो कि बजटेड डाटा को लेके बनी हुई है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हमारे कैसे आएंगे? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो जनाब टोटल ओवरहेड में से ये फिक्स्ड ओवरहेड आप निकाल देंगे अगर, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, मतलब 360 माइनस 1650,000 डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन 11,000। बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, ये आपके फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ गया। 360 में से ये माइनस कर दीजिए तो आपका वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया। कितना आ रहा है जी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आ रहा है? टू 10। ये बेटा किसी का कैमरा ऑन हो गया, काइंडली इसको बंद कर दीजिए। 210 लीजिए जी, यहां से आपका स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कितना जी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इट इज 550। तो जनाब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल सेल्स यूनिट से, तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल वॉल्यूम। कितना है जी? रुपीज में ही मेजर कर लें इसको, क्योंकि फिगर थोड़ी सी है हमारे पास। फाइव सेवन सेवन फाइव 5775,000 और बजटेड फिक्स कॉस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ये बन रहा है, तो फिक्स कॉस्ट हम बजटेड लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जब आप पीएनएल बनाते हैं तो कोई एक्चुअल कॉस्ट या प्राइस नहीं ली जाती। लीजिए जी, ये आपने डिडक्ट किया तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, विच इज 4125,000. Profit under standard marginal costing. जी एनी क्वेश्चन? पार्ट ए हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सवाल?
अच्छा जी, पार्ट 20 का देखिए। Reconcile profit computed above with the actual profit under marginal costing by incorporating the related variances. तो जो कीजिएगा, हमें उसने ये सारी हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है और ये हमें उसने एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल लेबर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो हमने स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है और स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस वेरिएंसेस होते हैं। तो हमने इन कॉस्ट के तमाम वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं और वहां से हम एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, उससे रिकंसाइल होगी हमारी फिगर। अगर मैं पार्ट बी का फॉर्मेट आपके सामने लाऊं, इट विल बी लाइक स्टैंडर्ड प्रॉफिट और इसमें फिर हम एडजस्ट करेंगे वेरिएंसेस और वेरिएंसेस जो आने वाले हैं हम क्लासिफाई कर देंगे। फेवरेबल वेरिएंस यहाँ पे, एडवर्स वेरिएंस यहाँ पे। कौन कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम मटेरियल के दो वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, एक प्राइस एक यूजेज, इसकी वर्किंग बनाते जाएंगे, वहां से लाते जाएंगे। हम लेबर के दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, एक रेट एक एफिशिएंसी। हम वेरिएबल ओवरहेड के दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, एक एक्सपेंडिचर एक एफिशिएंसी। और हम फिक्स्ड ओवरहेड का भी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक ही वेरिएंस होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर। फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करके फिर हम ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट में इसको एडजस्ट करेंगे। फेवरेबल और एडवर्स की एडजस्टमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है उस पर भी हम बात करेंगे और उस पर बात करने के बाद हम ये एडजस्टमेंट हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अल्टीमेटली हमने पहुंचना है एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, हमने यहां पे पहुंचना है। अब हमें जो वर्किंग करनी है, एक वर्किंग हम पहले कर चुके हैं, ऊपर वर्किंग 1 इस सवाल की हम ये कर चुके हैं। इसका मतलब हमें वर्किंग 2 से बात शुरू करनी है। तो जनाब वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6, वर्किंग 7, वर्किंग 8 और एक्चुअल प्रॉफिट के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, वर्किंग 9। तो ये वर्किंग करके पहले वैल्यूज लेके आते हैं और फिर देखते हैं हमारी रिकंसिलिएशन रेडी हुई या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग वन बाय वन। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वर्किंग 2। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी। जी जनाब, अब हमें डाटा चाहिए। क्वेश्चन से एक्चुअल प्राइस 160, स्टैंडर्ड प्राइस 158, एक्चुअल क्वांटिटी 58। ठीक है, सारा डाटा रेडीली अवेलेबल है। एक्चुअल प्राइस 160, स्टैंडर्ड प्राइस 158, एक्चुअल क्वांटिटी 58,000। तो 58,000 into 2, this is 116,000 and this is एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से ज्यादा है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। सो इसको हम एडवर्स वेरिएंस के कॉलम में 1,16,000 यहां पे ले आते हैं। प्राइस वेरिएंस वर्किंग 2, वर्किंग 3, यूजेज वेरिएंस। फार्मूला इज एक्चुअल क्वांटिटी minus standard quantity into standard price. Actual quantity is available readily 58,000. Standard price is available readily 158. Standard quantity चाहिए,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 5 kg के हिसाब से यहाँ पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5 kg इंटू 12,000 यूनिट्स, इट इज 60,000 kg। वेरिएंस क्या है जनाब यहाँ से 158 इंटू 2000, क्या वेरिएंस आ रहा है जी 316,000। and is it favorable adverse 316,000, actual quantity is less than the standard, this is a favorable variance। 3,16,000 फेवरेबल वेरिएंस। वेरिएंस की कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी हमें नजर नहीं आ रही। सो फार 3,16,000 फेवरेबल। वर्किंग फॉर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल रेट ये जी 155, स्टैंडर्ड रेट 150, एक्चुअल आवर्स 35,000। एक्चुअल रेट 155, स्टैंडर्ड रेट 150, एक्चुअल आवर्स 35,000। तो यहाँ से वेरिएंस बताइए क्या आ रहा है लेबर रेट वेरिएंस। $175,000 एंड दिस इज एडवर्स क्योंकि एक्चुअल रेट हमारा स्टैंडर्ड से ज्यादा है। सो लेबर रेट वेरिएंस 175,000 एडवर्स। नेक्स्ट इज लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। Working 5 labor efficiency variance. Actual hours, standard hours into standard rate. So actual hours 35,000, standard rate 150, standard hours for actual production. Standard hours 3, actual production 12. 3 hour into 12,000 यूनिट्स, ये बनता है जी 36,000 आवर्स। ये है आपके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ से आप वेरिएंस ले सकते हैं, इट इज 150,000 एंड दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। जी एनी क्वेश्चन? ये लेबर के रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों आपके सामने हैं। बेसिक वेरिएंसेस की कैलकुलेशन, नो आइडल टाइम, नो कॉम्प्लेक्सिटी। डाटा कहाँ से ली, वैल्यूज, फार्मूला कैसे हमने अप्लाई किया। किसी बच्चे को किसी स्टेज पे कोई दिक्कत पूछिए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 150,000 एडवर्स। फेवरेबल 150,000 फेवरेबल, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वर्किंग 6 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये होता है जी एक्चुअल वेरिएबल रेट और स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल वेरिएबल रेट क्या है, एक्चुअल वेरिएबल रेट क्या है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। एक्चुअल वेरिएबल ये लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड है लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो एक्चुअल रेट, हम एक्चुअल कॉस्ट को, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे एक्चुअल आवर्स से, तो एक्चुअल वेरिएबल रेट मिलेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ एक्चुअल वेरिएबल रेट की। इट विल बी 2975,000 डिवाइड विद 35,000। कितना बना जी एक्चुअल वेरिएबल रेट? इट इज ₹85 पर आवर। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने वर्किंग 1 में स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट बनाई थी, ये वर्किंग वन में स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाई थी, ये तो पर यूनिट है, हमें तो पर आवर रेट चाहिए, तो हम 210 रुपये वर्किंग वन से लाएंगे और ये 3 घंटे की कॉस्ट है, तो यहाँ से हमें पर आवर रेट मिलेगा। तो कितना बना जी पर आवर यहाँ पे? इट इज 70 पर आवर। तो एक्चुअल वेरिएबल रेट 85, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट 70, एक्चुअल आवर्स 35,000। तो व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है? 15 इंटू 35, 5,25,000 एंड दिस इज एक्चुअल रेट ज्यादा है, दिस इज एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आया? बेसिक वेरिएंसेस के फार्मूलाज हैं जिनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर 5,25,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वर्किंग 7 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट। जी अहमद, बाकी वेरिएंसेस से मुराद कौन सी? We are calculating all possible variances which can be calculated in this question. कौन सा वेरिएंस हम नहीं कैलकुलेट करें अहमद सुल्तान, जो आपके ख्याल में यहाँ पे हो सकता है? बेटा वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट किए जाते हैं और हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। जब मैंने ये फॉर्मेट बनाया था तो मैंने बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक ही वेरिएंस होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा जी, डाटा एक्चुअल आवर्स, लेबर आवर्स 35,000, स्टैंडर्ड आवर्स, ये लेबर आवर्स हमने ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं जी 36,000, और स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट 70। लीजिए जी, यहां से आपका आता है वेरिएंस। बेटा ये क्या बना दिया? पर आवर रेट, मुझे तो यहाँ पे 17 to 1000 70,000 नजर आ रहा है। ये 2.5 मिलियन का वेरिएंस कहां से बना दिया आप लोगों ने बेटा? And this is favorable variance. Actual hours are less than the standard. This is a favorable variance. Variable overhead efficiency variance 70,000, favorable. लास्ट हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस वर्किंग 8 FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस। FH एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल FH और बजटेड FH का डिफरेंस होता है, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। बजटेड FH क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 1650। एक्चुअल FH हमें अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमें बताया गया है एक्चुअल FH के बारे में ये जुमला कि अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से 2 लाख ज्यादा है। तो अगर मैं वर्किंग 8.1 बनाऊं एक्चुअल ओवरहेड के लिए, तो इट विल बी अप्लाइड ओवरहेड्स लाऊंगा मैं, इसमें से लेस कर दूंगा मैं 200,000, तो मुझे
एक्चुअल एफओएच मिल जाएंगे। ये बात है ना बेटा। उसने कहा जी अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से 2 लाख ज्यादा है तो अप्लाइड ओवरहेड में से 2 लाख निकाल दो। अब यहाँ पे फिर वही कंफ्यूजन अक्सर बच्चों में आ जाती है, जैसे कि भाई बजटेड और अप्लाइड शायद बराबर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यू शुड क्लियरली रिमेंबर बजटेड ओवरहेड साल के शुरू में निकाले गए हैं और अप्लाइड ओवरहेड क्या होते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओएआर पर यूनिट। हमारे केस में अप्लाइड ओवरहेड कैसे निकलेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 इनटू ओएआर पर यूनिट। वो हमने पहले कैलकुलेट तो किया था, उसकी वैल्यू सामने नहीं लाए थे, तो हम यहाँ पे ले आते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो यहाँ से बताइए अप्लाइड ओवरहेड्स आपके क्या बनते हैं। गालिबन ये रेट आपका पर यूनिट जो बन रहा है 150 बन रहा है। 12,000 इंटू 150 1.8 मिलियन। तो एक्चुअल ओवरहेड्स आके आगे 16 लाख। एक्चुअल ओवरहेड 16 लाख आपके आगे, तो ये यहाँ पे फीड करेंगे। आपका वेरिएंस आ रहा है 50,000 और ये वेरिएंस 50,000 फेवरेबल है एडवर्स है। एक्चुअल ओवरहेड्स टारगेट बजट से कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। एक्चुअल ओवरहेड बजट ओवरहेड से कम है, एक्चुअल ओवरहेड टारगेट आपके ओवरहेड से कम है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। So 50,000 favorable variance, expenditure variance 50,000 favorable। लीजिए जी अब इन तमाम वेरिएंस का सम कीजिए। फेवरेबल का सम क्या बनता है, $586,000। एडवर्स का सम क्या बनता है, 8,16,000। और इनका नेट क्या बनता है, एडवर्स से फेवरेबल नेट कीजिए तो इट विल बी एडवर्स। $2,30,000 और ये है एडवर्स। तो जो कीजिएगा एडवर्स वेरिएंस का क्या मतलब है कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट हमारे स्टैंडर्ड से कम होंगे या ज्यादा होंगे। हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, तो एडवर्स वेरिएंस का मतलब है कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारे स्टैंडर्ड से कम होने वाले हैं, तो एडवर्स वेरिएंस को हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग करनी है और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे प्रॉफिट रिकंसाइल हो गए या कोई डिफरेंस अभी भी रह गया है। एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना, आ जाइए जी यहाँ पे। ये हमें एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट भी हमने यहां से अभी वर्किंग में बना ली है, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है ये सारी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी। ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जब आपने एक्चुअल पीएनएल बनाना है तो आप वर्किंग में जाइए। चले मैं इसको आपको वर्किंग में हम ले जाते हैं। वर्किंग 9 हमने बनानी थी, ठीक है जी। वर्किंग 9 में हमने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, तो उसमें हम टोटल कंट्रीब्यूशन लाएंगे जो कि होगा एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस इन मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें से लेस करेंगे हम एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। जो वैल्यूज अभी हमारे पास अवेलेबल हैं डालते हैं। हमें एक्चुअल सेल्स पता है
बजटेड सेल्स एक्चुअल सेल्स बराबर है उसने बताया, और सॉरी ये हैं जी, ये प्रोडक्शन सॉरी सेल्स, ये सेल्स 10,500 ये हमारी एक्चुअल सेल्स है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट की, ये वर्किंग नंबर 8.1 शायद हमने बनाई थी, ये वर्किंग 8.1 में हमने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की। तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट वर्किंग 8.1 से 1.6 मिलियन। अब हमें सिर्फ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, तो इसके लिए हम वर्किंग 9.1 बना लेते हैं। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? एक्चुअल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल और बजटेड प्राइस बराबर है 2000। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट क्या है जनाब? ये आपकी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट सारी गिवन है, इनको सम कर ले जरा हम। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है? 9280,000 प्लस 5425,000 प्लस 2975,000। ये एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन कितने यूनिट्स की भाई? एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है 12,000 यूनिट्स की। तो भाई इसको 12,000 से डिवाइड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कितनी है जी? एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये बताइए बेटा, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां से क्या आ रही है? वन 473.33। यहां से आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता सकते हैं। क्या बना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन? ये 233 जी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 526.67 और इसको आप यहां फीड करेंगे 526.67 10,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। तो क्या आता है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन? फाइव 5,530,035 जी। अब इसमें से आप 1.6 लेस करें तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, इट इज 3,930,035। दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट जी। एनी क्वेश्चन? एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपके सामने कंप्लीट आ रही है विद वर्किंग। हमें रिकंसिलिएशन बनाना है स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का। स्टैंडर्ड प्रॉफिट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में रिकंसाइल करना है, तो जिस वैल्यू से रिकंसाइल करना है वो वैल्यू भी हमें चाहिए। ये कुछ बच्चों ने ट्रिपल ये C5 की जगह 00 लिखा, तो ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है बेसिकली। एग्जामिनर ने रेट अलहदा से नहीं निकाला, उसने प्रोपोर्शन में लेके इसको हल किया हुआ है, तो इसलिए उसका राउंडिंग ऑफ डिफरेंस नहीं आया। हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है, तो वो डिफरेंस हमारा आ रहा है, बट वी डोंट माइंड। आ गया है, हमने जब राउंड ऑफ कर दिया तो उसके हिसाब से वैल्यूज हम लिखेंगे और आगे चलेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट भी आ गया जी हमारे पास 3,930। इसको रिकंसिलिएशन में फीड करते हैं।
3930,035। अब देखिए ये रिकंसाइल हो गया या कोई डिफरेंस रह गया है? अगर डिफरेंस रह गया है तो वो क्या है मुझे बताइए। 4125,000 में से 230,000 माइनस कीजिए और फिर 3930,035 उसका फर्क देखिए क्या है। फिर हम उस फर्क पे बात करते हैं, वो फर्क है क्या। थ्री फाइव 035। चलिए हम आसानी के लिए करते क्या है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस यहाँ से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ डिफरेंस एंड में, लेकिन फिलहाल आपकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से 35 जो राउंडिंग का डिफरेंस है वो निकालता हूँ। तो हम देख रहे हैं 35,000 का डिफरेंस अभी रह गया है, जो मुझे आप लोगों ने बताया 35,000 का डिफरेंस अभी रह गया है। ठीक है, और ये 35,000 हमें ऐड करना है। अगर हम 35,000 ऐड करेंगे तो फिर प्रॉफिट रिकंसाइल होते हैं। अच्छा जी, पहली बात ये रिकंसिलेशन हमारी टोटल थी 8 नंबर की। अब 8 नंबर बेसिकली प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करने के नहीं होते। 8 नंबर आपके किस चीज के हैं? 8 में से शायद 1.5 नंबर इसका है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दी हैं, तो कम से कम कोई 7 के करीब तो वेरिएंसेस के नंबर होंगे। तो मैं भी अगर मैं ये रिकंसाइल करने के लिए वैल्यू मुझे नहीं भी मिल पाती, अज्यूमिंग ये वैल्यू मुझे नहीं भी मिल पाती, ये फर्क किस चीज का है, तो मैक्सिमम 1 या आधे नंबर की ये बात है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल अब बार बार मैं आपको समझाता आ रहा हूं, काफी ब्रेक के बाद अब समझा रहा हूं कि भाई स्टेप वाइज मार्किंग है। 8 नंबर प्रॉफिट्स को मैच करवाने के नहीं है कि प्लस करने बराबर हो जाए। नंबर तकसीम हुए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएंसेस, और ये 8वीं और 9वीं 9 वैल्यूज में 8 नंबर बटे में हैं। तो ये जो आखिरी वैल्यू है 35, ये हमें नहीं मिल रही। अगर नहीं भी मिल पाती तो हम इस 8 में से 7 या ज्यादा 7.25 नंबर लेके आगे जाएंगे। तो अगर आपके प्रॉफिट रिकंसाइल नहीं हुए, कोई आइटम मिस हो गई है, तो उस पर आपने 1 मिनट से ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर नहीं फंसे हुए, मेजोरिटी मार्क्स ले चुके हैं। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा ना हो कि इसको रिकंसाइल करने के चक्कर में आप 10 मिनट जाया कर दें। और यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज गाइडलाइंस। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एज based on the feedback given to me by the student कि जी प्रॉफिट रिकंसाइल नहीं हो रहा और अगले सवाल पे मूव कर जाना बड़ा मुश्किल है। हमें पता होता है कि एक स्टेप पे प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाएगा, हम उस एक स्टेप की तलाश में 10-10 मिनट 15-15 मिनट जाया कर देते हैं, आगे जाया नहीं जाता। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, इसलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं, स्टेप वाइज मार्किंग पे तवज्जो रखिए, ये जहन में बिठा के रखिए भाई हमारी जिद नहीं है प्रॉफिट रिकंसाइल करना, हमारी जिद क्या है, पर्चा पास करना। और पर्चा पास प्रॉफिट रिकंसाइल के बगैर भी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट रिकंसाइल करने में एक आइटम मिसिंग है शायद, और वो एक मिसिंग आइटम आधे नंबर की या 1 नंबर की, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमने 1-8 मिनट में समझ आ गई, ठीक है, नहीं तो आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, ये तो जनरल गाइडलाइन होगी। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ गया। तो भाई तवज्जो कीजिएगा, ये जो कॉस्ट के डिफरेंसेस है ना, ये जो कॉस्ट के डिफरेंसेस हैं, ये तो 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट उनके वेरिएंसेस है, जबकि ये प्रॉफिट जो है, जो ये प्रॉफिट है, ये 10,500 यूनिट्स पे है। कॉस्ट के डिफरेंसेस आपने 12,000 यूनिट्स के डाल दिए हैं, प्रॉफिट आपका 10,500 पे मेजर किया गया है। तो फर्क की वजह क्या है? बेसिकली ये जो फर्क की वजह रह गई है, 1,500 यूनिट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपकी इन्वेंट्री वैल्यू कुछ और है, और एक्चुअल जब आप कॉस्टिंग में आते हैं तो आपकी इन्वेंट्री वैल्यू कुछ और है। यहां पे आल्दो हमारा पीएनएल प्रेजेंटेशन इन्वेंट्री वैल्यूज में हमने क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स वैल्यू नहीं किया, बट इस केस में इस एंट्री के लिए हमें उसको वैल्यू करना पड़ेगा।
जैसे इसके लिए मैं आपके लिए एक वर्किंग नंबर 10 बना लेता हूं, वहां पे मैं आपको उसको एलैबोरेट कर देता हूं। वर्किंग 10 में आप देख सकते हैं कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या निकाली थी आपने? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपने क्या निकाली थी वर्किंग नंबर 1 में? वर्किंग नंबर 1 में ये जी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये इसका सब टोटल करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये आपकी 1450 एग्रीड। ये वर्किंग 1 से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपकी 1450 है। 1500 इंटू 1450 क्या बनी थी वैल्यू? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग? इट इज 2175000 और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग वो क्या है? 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद ये जी आपकी एक्चुअल कॉस्ट 1473.3333 जी, ये वैल्यू क्या बनती है? इट इज 2 बेसिकली इसको भी राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, निकालें तो ये शायद इसकी पूरी वैल्यू बनती है। और इसका डिफरेंस देख सकते हैं आप अगर, तो एग्जैक्ट प्रिसाइजली वही 35,000 का डिफरेंस है। ठीक हो गया? तो ये 35,000 जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है। तो जल्दी से सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जिस सिस्टम में ज्यादा होती है उस सिस्टम का प्रॉफिट भी ज्यादा रिपोर्ट होता है। एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट्स भी ज्यादा होगा, इसीलिए ये 35,000 आप ऐड कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स रिकंसाइल हो गए ऐसे। जी, एनी क्वेश्चन? हमने पार्ट ए और पार्ट बी को भी कवर किया है। कोई सवाल? पार्ट ए और पार्ट बी हमने कंप्लीट किया, कोई इशू? ये पार्ट बी एंड उसकी सारी एसोसिएटेड वर्किंग्स हमारे पास आ रही हैं। कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। अच्छा जी, लास्ट पार्ट इज सी, रिकंसाइल एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एक्चुअल अभी हमने कैलकुलेट किया और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट करेंगे और रिकंसाइल करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट, उसकी रिकंसिलेशन की बात यहाँ पे चैप्टर आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग लेते हैं और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेते हैं और यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहाँ पे अगर देखिए ओपनिंग स्टॉक जीरो है, ओपनिंग स्टॉक जीरो है, क्लोजिंग स्टॉक 1500 यूनिट्स हैं, और जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है, डिफरेंस ने ऐड होना है। और जब ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है तो डिफरेंस आपका होता क्या है, डिफरेंस इन इन्वेंट्री, डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद OAR।
ये आपकी रिकंसिलिएशन आइटम, रिकंसिलिएशन का मेथड नंबर 1। तो डिफरेंस इन इन्वेंट्री 1500 यूनिट्स हैं और OAR आपने निकाला हुआ है 150 रुपए, अगर मैं गलती नहीं कर रहा था, ऐसा ही है जी, 150 रुपए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आपने निकाला था। तो डिफरेंस क्या आ रहा है जी, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्या है डिफरेंस? 1500 इंटू 150, ये 2,25,000 है। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का, आपने कैलकुलेट किया है एक्चुअल प्रॉफिट, ये जी आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस अगर हम फिलहाल फॉर द टाइमिंग इग्नोर करें, 3930,000 ऐड करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आपका आ जाता है, इट इज 4155,000। लेकिन क्या ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट की? आंसर इज नो। जब ये वैल्यू हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है तो इस वैल्यू की कैलकुलेशन भी हमारा आंसर का हिस्सा है। वर्किंग नंबर 11, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जरा प्रॉफिट बताइए क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट एंड लॉस बनाना याद है किसी को, या भूल भल गए? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कैसे बनता है? आप सबसे पहले लाएंगे सेल्स, फिर आप लाएंगे वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आप लाएंगे एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल होगी, इसमें से आप लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और इसमें आप ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करेंगे। ओवर है कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्ब है तो उसको लेस कर देंगे, अंडर एब्जॉर्ब है तो उसको ऐड करेंगे। अंडर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस शुड गिव यू नेट प्रॉफिट। क्योंकि कोई एडमिन यहाँ पे चीजें नहीं है तो यहाँ पे इन आइटम्स का सम आप करेंगे, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएंगी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, सेल्स की फिगर एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस कितनी आई? $21 million। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल है 9280,000 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 5425,000 प्लस 2975,000। कितनी बनेगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट? 1768,000 1768,000। ये जी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब लिए जाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग P&L में। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं जी एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 इनटू एब्जॉर्प्शन रेट 150, 1.8 मिलियन। ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब आ गई, हमने पहले भी कैलकुलेट किए हैं कहीं ऊपर किसी वर्किंग में। अच्छा जी, इसके बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका ये टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट है 12,000 यूनिट्स की और 1500 यूनिट्स इन स्टॉक है। तो यहां से बता दीजिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी क्या आती है?
टोटल कॉस्ट आपने ली, इस पे आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो आपकी है वो 12,000 यूनिट्स की है, और 12,000 यूनिट्स से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आई, 1500 से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इट इज 2435,000 एंड ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से 2 लाख ज्यादा है, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, उनको यहां से हम लेस करते हैं। तो जनाब अब आप ले सकते हैं टोटल इस बॉक्स का, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी। सो व्हाट इज द टोटल ऑफ द बॉक्स? $16,845,000 और जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, नाउ यू कैन हैव प्रॉफिट, इट शुड बी 4155,000। ये हमारी वर्किंग हमने जो प्रॉफिट मैच करने के लिए की थी, ये उससे मैच हो गया प्रॉफिट हमारा 4155,000, 4155,000। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, मुझे मार्क्स के हिसाब से इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा, जैसे पार्ट सी सिर्फ 2 नंबर का था। अब 2 नंबर के लिए इट इज टू मच ऑफ अ वर्किंग, कि आपने यहां से काम शुरू किया और यहां तक आप गए, ये टू मच ऑफ वर्किंग फॉर 2 मार्क्स हैं। लेकिन ये एग्जामिनर का अंदाज होता है कि जब सिंपल क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई नहीं थी ना, बिल्कुल बेसिक से मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का पीएनएल बनाना था। जब सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एग्जामिनर टाइम का प्रेशर आपको दे देता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपने सोचने पे टाइम लगाना है, यहाँ पे सोचने पे टाइम नहीं लगाना, यहाँ पे आपने धड़ाधड़ भागने पे, लिखने पे टाइम लगाना है, बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने पे टाइम लगाना है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई सवाल जी यहाँ पे? अच्छा जी, अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऑटम 15 का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने कल भी जो क्वेश्चन किया था वेरिएंसेस का, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए, हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए। आज हमने ये हेक्सा का क्वेश्चन किया, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आ गई, इसमें वेरिएंस एनालिसिस भी आ गया, इसमें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी आ गया, ठीक है, तो मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट हो गए। अब एक और क्वेश्चन जो हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 2 कर रहे थे हम, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट वेरिएंस एनालिसिस के साथ मिक्स होने जा रहा है, तो कैसे है? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक तवज्जो दिला दूं, मैं अभी सोल्यूशन देख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि अब आपका एग्जामिनर ना अक्सर इस तरह की वर्किंग जो होता है ना, ये मिस कर जाता है। जैसे ये वर्किंग इसकी रिक्वायर्ड है, वो मिस कर जाता है। तो हमें ख्याल रखना है कि या तो वैल्यू, जब उसने कहा ना इस प्रॉफिट को इससे रिकंसाइल करो, या तो ये प्रॉफिट की वैल्यू तो हमने पीछे कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे ये वैल्यू या तो क्वेश्चन में अवेलेबल हो, तो फिर तो रिकंसिलिएशन इतनी सी है। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो रिकंसिलिएशन का मतलब है कि भाई दोनों वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, तभी रिकंसाइल कर सकते हैं।
तो इफ आई रिकॉल करेक्टली, तो मुझे लगता है कि शायद ये रिकंसिलिएशन, ये वर्किंग जो है एग्जामिनर ने नहीं दी हुई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये वर्किंग मैंने खुद टाइप की हुई है। यहाँ तक आपको फॉर्मेट कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, जो आपसे डाटा शेयर हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैंने खुद टाइप की हुई है वर्किंग्स, ये एग्जामिनर ने ये चीजें प्रेजेंट नहीं की हुई। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि कौन सी वर्किंग देनी है कौन सी नहीं देनी। मैंने असूल बता दिया यहाँ से एग्जाम्पल दे के कि भाई दो प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है, तो ये दोनों प्रॉफिट्स की फिगर आपके पास होनी चाहिए, रिकंसिलेशन तभी बनती है। अदरवाइज क्या कहता, वो क्या कहता कि यूजिंग द डिफरेंस एस्टिमेट द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एस्टिमेट कीजिए, उसने कहा रिकंसाइल कीजिए। तो रिकंसाइल करने के लिए आपके पास दोनों फिगर वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर आप ये वर्किंग नहीं बनाते ये वाली, तो ये फिगर वेरीफाइड नहीं है, क्या ये ठीक है या नहीं है, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। तो ये फिगर वेरीफाइड तब होती है जब आप ये वर्किंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग जरूरी है। आई कैप के सोल्यूशन में अक्सर इस तरह की वर्किंग मिसिंग होती है। गाइडलाइन मैंने दे दी, या वो वैल्यूज आपके पास आंसर में आपने कहीं कैलकुलेट की हो, या वो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो, फिर तो रिकंसिलिएशन बनेगी। अदरवाइज रिकंसिलिएशन के लिए आपको वैल्यूज कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, जैक एंड जिल। रिक्वायरमेंट क्या है जी? कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। 5 नंबर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में बनाने सीखे थे। एंड कैलकुलेट फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। मटेरियल रेट एंड यूजेज, मटेरियल रेट एंड एफिशिएंसी, मटेरियल प्राइस भी कहा जाता है इसको, रेट भी कहा जाता है, कोई इशू नहीं है। लेबर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। बेसिक से वेरिएंसेस हैं जिन पे 8 और 6 14 मार्क्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। 5 नंबर का इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल है। तो सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये भाई इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल जब आ जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो उसकी इंप्लीकेशन वेरिएंसेस पे क्या आते हैं। इट इज वेरी सिंपल रिलेशनशिप, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना हमें अलहदा से आता है, वेरिएंसेस कैलकुलेट करना हमें अलहदा से आता है। इनका कनेक्शन क्या है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन सेंटेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन और फिर हम ये रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे दोबारा। Jack and Jill manufactures various products. The following information pertains to one of its main products. Standard cost card per unit. Direct material 5 kg 40 रुपए के हिसाब से 200 रुपया। Direct labor 1.5 hour 80 के हिसाब से 120। Factory overheads 130% of direct labor. Fixed overheads are budgeted at 3 million. Based on normal capacity of 75,000 direct labor hours per month. Actual data for the month of June. June का actual data. Opening working process 80% converted 8,000. Started during the month 50,000. Transferred to finished goods 48,000. Closing working process 7,000 60% complete. एक्चुअल डाटा में फिर कॉस्ट का जिक्र आ गया। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन 38 के हिसाब से 1.9 मिलियन का, 42 के हिसाब से 8.4 मिलियन का। डायरेक्ट लेबर 84 पर आवर के हिसाब से 6048। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 6.35 मिलियन, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 2.85 मिलियन। Materials are added at the beginning of the process. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. Losses up to 3% of input are considered as normal. However, losses are determined at the time of inspection, which takes place when units are 90% complete. JJ uses FIFO method. FIFO method से आप वैल्यूएशन करते हैं।
अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स शेड्यूल बनाना है। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है विदाउट प्रोसेस अकाउंट। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो आपको सिखाया गया था भाई प्रोसेस अकाउंट के बगैर इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? क्वांटिटी शेड्यूल। अब हम पार्ट ए पे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल से पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। क्वांटिटी शेड्यूल वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन है, फिर यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है। वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन कितना है? 8000। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 50,000। देन आप फिनिश गुड्स लेंगे, देन आप नॉर्मल लॉस लेंगे और आप वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन लेंगे और देखेंगे अब नॉर्मल लॉस आ रहा है या नहीं। तो वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन 7,000, finished goods transfer to the finished goods 48,000 एंड नॉर्मल लॉस तो जो कीजिएगा उसने यहाँ पे लिखा 3% ऑफ इनपुट लेकिन इंस्पेक्शन स्टेज दे दी। तो हमने क्या सीखा हुआ है इस केस में? हम इनपुट से मुराद यूनिट्स इंस्पेक्टेड लेते हैं। 90% पे इंस्पेक्शन है। क्या आपका ओपनिंग स्टॉक इंस्पेक्ट हुआ करंट मंथ में? यस, ये इंस्पेक्ट हुआ। क्या 50,000 आपका सारे का सारा इंस्पेक्ट हुआ? आंसर इज नो। इसमें से 7,000 इंस्पेक्ट नहीं हुआ, ये माइनस कर दीजिए। तो जनाब यूनिट्स इंस्पेक्टेड आपके आ रहे हैं 51,000। ये यूनिट्स इंस्पेक्टेड है आपके 51,000। सो 51,000 आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं जी 58,000 हमारी टोटल इनपुट थी, इसमें से ये 7,000 इंस्पेक्ट नहीं हुआ, इसको माइनस कर दीजिए। वर्किंग मैं यहाँ पे दिखा दूं और इसका 3% ले लीजिए। तो क्या आया नॉर्मल लॉस? 1530। देखिए जी साइड टैली हो गई है, या अब नॉर्मल लॉस या गेन कुछ बच रहा है? इस साइड पे 58,000 है, इधर 55 नॉर्मल लॉस आ रहा है जी। यहाँ पे 58,000 क्या आ रहा है अब नॉर्मल लॉस? बैलेंसिंग फिगर 1470। क्वांटिटी शेड्यूल आपके पास आ गया। इसके बाद आप इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल आप बनाएंगे FIFO मेथड के तहत। एनी क्वेश्चन? ये हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में बेतहाशा ये एक्टिविटीज की हैं, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। किसी बच्चे को अगर वो प्रोसेस कॉस्टिंग उसने रिवाइज किया हुआ है तो देयर शुड बी नो इशू हियर। अच्छा, ये इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल का फॉर्मेट एलिमेंट वाइज स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन लहदा है। मटेरियल शुरू में, कन्वर्जन ग्रेजुअली। तो 2 कॉलम आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स के आएंगे, फिर एक कॉलम आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का, एक कॉलम फुल यूनिट्स का, और देन आपकी आउटपुट। तो ये है जी आपकी आउटपुट्स जिनकी आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं। यहाँ पे आप लेते हैं फुल यूनिट्स, यहाँ पे आप लेते हैं FIFO मेथड। याद कीजिएगा FIFO मेथड में आप लेते हैं परसेंटेज कंप्लीटेड इन करंट मंथ, और इधर आप लेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल के और कन्वर्जन के। दिस इज योर फॉर्मेट जो कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में सीख के आए हैं। अच्छा जी, फिर हम आउटपुट में हमारी क्या क्या आएंगी? एक आएगी फिनिश गुड्स जिसके हम 2 टुकड़े करते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट प्रोडक्शन। टोटल तो जो फिनिश गुड्स हैं वो तो हमें पता है 48,000 है। इसके 2 हिस्से कर देंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमें गिवन है 8,000, तो करंट प्रोडक्शन यकीनन 40,000। इसके अलावा हमारी आउटपुट एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो जनाब एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग
वर्क इन प्रोसेस, इनके फुल यूनिट्स लाएं। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के फुल यूनिट्स हमारे इक्विवेलेंट क्वांटिटी शेड्यूल में हमारे पास आ रहे हैं 7000, और एबनॉर्मल लॉस के फुल यूनिट्स 1470। और ये टोटल हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करना चाहिए, विच इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। कितनी आई ये एक्सपेक्टेड आउटपुट? 56470। टोटल हमारा मैच कर गया 56470 जी। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल अंडर FIFO, उसका फॉर्मेट आपके सामने आ गया, और टोटल फुल यूनिट्स का कॉलम भी मैंने पॉपुलेट कर दिया। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हमने सिर्फ कन्वर्जन ऐड की है। कितनी कन्वर्जन करंट मंथ में हमने ऐड की? 20% कन्वर्जन हमने करंट मंथ में ऐड की। यूनिट करंट प्रोडक्शन हर लिहाज से 100%। एबनॉर्मल लॉस इंस्पेक्शन 90% पे है, तो इनमें मटेरियल 100% है, कन्वर्जन 90% है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल 100% है, कन्वर्जन इनमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है। लीजिए जी, यहां से आप इक्विवेलेंट यूनिट्स बना सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है, नथिंग न्यू, इट्स जस्ट अ रिवीजन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका कनेक्शन क्या है वेरिएंसेस से, आई विल एलैबोरेट वंस वी आर डन विद दिस इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो जनाब, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 1600 कन्वर्जन में, करंट प्रोडक्शन 40,000 मटेरियल में, 40,000 कन्वर्जन में, एबनॉर्मल लॉस 1470 मटेरियल में, 1470 का 90%, वन थ्री टू थ्री, और वर्क इन प्रोसेस 7000 मटेरियल में और 4200 कन्वर्जन में। लीजिए, नाउ यू कैन हैव इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल का कितना है जी? 48470, और कन्वर्जन का कितना है? 47123। अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कंप्लीट टर्म होती है, जरा याद रखिएगा, ये आपको समझा दो ना, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है? कि आपने जो प्रोडक्शन की इक्विवेलेंट यूनिट्स टर्म में, उनमें मटेरियल कितना लगा, और इक्विवेलेंट यूनिट्स टर्म में उस प्रोडक्शन में कन्वर्जन कॉस्ट कितनी इनकर हुई। तो ये तो हमारा पार्ट ए डन हो गया, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो हमने मटेरियल और कन्वर्जन दोनों के निकाल दिए। इसके बाद वेरिएंसेस है जी। वेरिएंसेस में रेट एंड यूजेज वेरिएंस, ये रेट एंड यूजेज वेरिएंस मैं आपसे क्लास में भी शेयर करूंगा। बाकी के जो वेरिएंस है वो आपकी होम असाइनमेंट रहेगी, क्योंकि मैं आपको एलैबोरेट आपको कर दूंगा रेट और वेरिएंसेस, रेट और यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए जो कनेक्शन है वेरिएंसेस और प्रोसेस कॉस्टिंग का, वो मैं आपको यहाँ पे एलैबोरेट कर दूंगा। उसके बाद बाकी तो बेसिक वेरिएंसेस हैं, शुड नॉट बी एन इशू एट ऑल फॉर यू। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल रेट एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। पार्ट बी में हम जाते हैं, मटेरियल रेट वेरिएंस, जिसको प्राइस वेरिएंस भी कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला है एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा जी, अब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहली बात, क्या स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है मटेरियल का? यस।
स्टैंडर्ड रेट 40 पर केजी अवेलेबल है। लीजिए जी, स्टैंडर्ड रेट 40 पर केजी अवेलेबल है। क्या एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल है? आंसर इज नो, एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। हमें एक्चुअल रेट्स अवेलेबल है 1, 2, और अगर हम कॉस्ट को रेट से डिवाइड करें तो हमें क्वांटिटी आ जाएगी। तो भाई हम एक वर्किंग बनाते हैं एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, और रेट्स भी 2 अवेलेबल हैं। तो हमने इसके लिए क्या हल सीखा था भाई, जब 2 रेट्स हो तो आप एवरेज रेट निकाल लिया करें। तो हम एवरेज रेट भी वर्कआउट कर लेंगे, एक्चुअल रेट के लिए हम एवरेज रेट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 19 लाख बटा 38 प्लस 8.4 मिलियन बटा 42। लीजिए बताइए यहां से कितने केजी बनी एक्चुअल क्वांटिटी आपकी। मेजर कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। 2,50,000 केजी, दिस इज योर एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास आ गई, तो अब आप एक्चुअल रेट एवरेज बना सकते हैं। एक्चुअल रेट हम एवरेज बना लेंगे और वो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट टोटल ले लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से। तो यहां से आप एवरेज प्राइस ₹41.2 पर केजी बना लेते हैं। ले जी, डाटा पूरा हो गया। रेट वेरिएंस हमारा 41.20 और यहाँ पे 2,50,000 केजी। तो निकालिए यहां से रेट वेरिएंस क्या आ रहा है। इट इज एडवर्स, बट क्या है, वन पॉइंट टू इंटू 2,50,000, इट इज 3 लाख। 3 लाख एडवर्स। इसकी कैलकुलेशन का तरीका एग्जामिनर का थोड़ा डिफरेंट है, डजंट मैटर। मैंने आपको समझाया कि भाई मैं आपको उसी तरीके पे लाने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने एक बेसिक इलस्ट्रेशन में सीखा हुआ है। हम उसी मेथड से उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके डाटा को उसी फॉर्मूले के लिए अरेंज करके ले आते हैं और वहीं से हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। एग्जामिनर बाज का इन्फॉर्मेशन बदलती है तो फॉर्मेट भी बदल देता है, हम ऐसा नहीं कर रहे। हमें पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम क्वेश्चन से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं और सवाल करते हैं। अच्छा जी, अब आइए यूजेज वेरिएंस की तरफ। यहां पे अब आपकी वो लर्निंग है जो प्रोसेस कॉस्टिंग का कनेक्शन होने जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जी एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी हमने पिछले पार्ट में वर्कआउट की 2,50,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, छोटी सी वर्किंग बनेगी। स्टैंडर्ड रेट क्या है, ये भी क्वेश्चन में अवेलेबल है 40। अच्छा जी, अब यहां पे तवज्जो चाहिए क्योंकि ये कनेक्शन बनने जा रहा है। आपको याद है कि हम जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेते हैं, और यहां पे जो कनेक्शन है इक्विवेलेंट यूनिट से वो ये बनने जा रहा है कि भाई ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन आपको चाहिए वो बेसिकली आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं। जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग से इसको कनेक्ट कर रहे हो तो एक्चुअल यूनिट्स आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इसमें फिर तवज्जो कीजिएगा, जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेने जा रहे हो तो ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है, और जब आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर लेबर या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ओवरहेड लेने जा रहे हो तो दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन। वहां पे आप कन्वर्जन के, जिसमें लेबर और ओवरहेड दोनों कवर होते हैं, आप कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स को एज एक्चुअल प्रोडक्शन ट्रीट करते हो। ठीक हो गया जी, दिस इज द माइनर कनेक्शन। इतना से कनेक्शन एक जुमले में जो मैंने कहा था आपसे क्लियर हो जाएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स आपको अलहदा आते हैं, वेरिएंसेस आपको अलहदा आते हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। मटेरियल के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन ये है, लेबर और ओवरहेड के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन ये है। ठीक हो गया जी, तो हम मटेरियल के यूजेज वेरिएंस कर रहे हैं, दिस इज आवर एक्चुअल प्रोडक्शन 48470। तो हम यहां से स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालें
48470 units multiplied with standard quantity per unit 5 kg। यहां से बता दीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या आ रही है? 242,350 kg, 242,350 डिफरेंस लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, व्हाट इज द वेरिएंस? 306,000 और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज एडवर्स 3,06,000 एडवर्स। ये जी हमारे पास यूजेज वेरिएंस आ गया, ये हमारे पास प्राइस वेरिएंस था। एनी क्वेश्चन? अब बाकी वेरिएंसेस शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू, क्योंकि वो बेसिक वेरिएंसेस हैं आपके, उनकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ वाहिद एक चैलेंज यही था कि आपने इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाने हैं और उसके बाद आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स को एज एक्चुअल प्रोडक्शन ट्रीट करने हैं। जब आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर लेबर या ओवरहेड लेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना इज योर होम असाइनमेंट, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। कोई चीज समझ नहीं आएगी कल हम डिस्कस करेंगे। आई बिलीव यू शुड नॉट हैव एन इशू, इंशाअल्लाह ताला। सॉरी, कल के बारे में बल्कि अनाउंसमेंट ले लीजिए, कल 25 दिसंबर है जी, कल विल नॉट हैव अ क्लास। परसों इंशाअल्लाह ताला हम टाइम पे अपनी क्लास लेंगे, ठीक है? तो कोई इशू होगा परसों इस पे हम डिस्कशन करेंगे एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें आज के लेक्चर से, पीछे से, अपने माइक्स ऑन करके क्वेश्चंस कर